हेलो दोस्तों, कैसे हो। पार्टनरशिप का टॉपिक हमारा चल रहा है और रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म की आज हमारा सेकंड क्लास है। और अब तक मैं आपको पार्टनरशिप क्या होती है ये समझा चुका था और सीबीएसई ने कौन कौन से चैप्टर्स डाले हुए हैं वो मैंने आपसे पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। फंडामेंटल्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये हमारे 6 चैप्टर सीबीएसई ने पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर कवर कर रखे हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये 4 चैप्टर मैंने एक ब्लॉक में रखे हैं जिसका हमने नामकरण किया था क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन जो कि ज़रूरी है और ज़रूरी हो भी जाता है क्योंकि एडमिशन, रिटायरमेंट ये चीज़ें होती रहती हैं। तो मुझे आपको सिखाना है कि इन केस इफ़ देयर इज़ अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म तो अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो मैंने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि ये हम एक ही ब्लॉक में करेंगे, ये एक ब्लॉक में करेंगे और ये एक ब्लॉक में करेंगे। और जब हम इस ब्लॉक को करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि हमें बेसिकली 5 एडजस्टमेंट सीखनी है। जिस बच्चे को वो 5 एडजस्टमेंट्स आ गई तो ऑटोमेटिकली ये 4 चैप्टर उसके कवर हो जाएंगे। जिसमें पहला था एडजस्टमेंट का नाम गुडविल एडजस्टमेंट, दूसरा था इसमें रेशो एडजस्टमेंट, तीसरा था हमारे पास रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, फोर्थ था हमारे पास ओल्ड रिजर्व्स एंड लॉसेस एंड फिफ्थ था हमारे पास कैपिटल एडजस्टमेंट्स। ये 5 तरह की हमें एडजस्टमेंट जिस बच्चे को आ गई उसको ये 4 चैप्टर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो बच्चों हमें बेसिकली ये 5 तरह के एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म होता है। ये मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। अगर अब तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले पार्ट 1 इसका जो मैंने पिछली वीडियो में इसका सारा कवर किया था वो आपको देखना पड़ेगा। तो मुझे आज की क्लास में मैंने पिछली क्लास यहाँ छोड़ी थी कि गुडविल क्या होती है। तो मैं सबसे पहले आपको गुडविल एडजस्टमेंट करा रहा हूँ। गुडविल एडजस्टमेंट मतलब गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा जब रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म होगा। जब ये केसेस होंगे तब गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना पड़ेगा। तो गुडविल की अकाउंटिंग सीखने से पहले बच्चों हमें गुडविल क्या होता है वो सीखना पड़ेगा। गुडविल की अकाउंटिंग से पहले गुडविल होता क्या वो सीखना पड़ेगा। तो गुडविल आपको पता होगा, गुडविल का कैसे वैल्यूएशन किया जाता है ये आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद हम गुडविल की ट्रीटमेंट पे चलेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इन केसेस में। लेकिन बच्चों एडजस्टमेंट से पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि गुडविल होती क्या है और उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो गुडविल की मीनिंग मैंने आपको ये पहले से नोट डाउन करके रख रखा है ताकि टाइम वेस्ट कम हो। गुडविल क्या है और इसका वैल्यूएशन ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। अगर मैं जनरली आपसे पूछूं तो आप बोलोगे तो सर गुडविल रेपुटेशन होती है, एक बंदा बहुत फेमस है, उसका बड़ा नाम है। तो बच्चों जो मैंने आपको सिखाना है, हम अकाउंटिंग टर्म्स में जो हम गुडविल को सीखेंगे वो सिर्फ रेपुटेशन पे नहीं रुकेंगे। रेपुटेशन की वैल्यू, ये देखो वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। तो रेपुटेशन की वैल्यू को गुडविल बोलेंगे हम कि उस रेपुटेशन की वैल्यू क्या है। और वैल्यूएशन के लॉट ऑफ मेथड्स, वैल्यू कैसे करते हैं उसके अलग से मेथड्स हैं, लेकिन वो मेथड्स पे बाद में जाएंगे। पहले हम समझते हैं कि गुडविल है क्या। सर गुडविल एक रेपुटेशन, नहीं, रेपुटेशन की वैल्यू, ठीक है ना। गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। रेपुटेशन किसका, फर्म का। तो फर्म कैसी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, कंपनी। तो गुडविल क्या है, इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म विच एनेबल्स इट टू अर्न्स हायर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट। जो नॉर्मल प्रॉफिट दूसरी फर्म्स अर्न कर रही हैं
उससे हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे, उन फर्मों के कंपैरेटिवली हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे अगर हमारी गुडविल है। गुडविल एनेबल्स अस, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है विच एनेबल्स इट, इट मतलब फॉर्म के लिए इट लगा हुआ है यहाँ पर, और गुडविल एनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट्स, हमारी फर्म हायर प्रॉफिट अर्न कर पाएगी इफ़ द फर्म हैज़ अ गुडविल, ठीक है ना। सो गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म। गुडविल क्या है? फर्म की रेपुटेशन की वैल्यू निकालना, वैल्यू को हम गुडविल बोलेंगे, ठीक है मेरी बात? यस सर, ताकि हम दूसरे बिजनेसेस के कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएँ। बात समझ पा रहे हैं? यस सर। तो अगर आप इतनी डेफिनेशन को देखेंगे ना, तो आपको इसी से ही गुडविल के फीचर्स पता लगेंगे, इसी से ही आपको गुडविल के फीचर्स पता लगेंगे। गुडविल के अगर हम फीचर्स की बात करें, मैं डिस्कस कर ही देता हूँ आपको। गुडविल के अगर हम फीचर्स की बात करें तो बताओ बच्चे, वैल्यू से पता लग रहा है कि ये एक वैल्यूएबल एसेट होती है। गुडविल क्या होती है? एक वैल्यूएबल एसेट। भैया बहुत वैल्यू रहती है इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, है ना। दूसरा, वैल्यू तो निकालते हैं, वैल्यूएबल एसेट तो है, बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। इसको मैं आगे और डिटेल में डिस्कस करूँगा। इसकी कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, ये हमेशा एस्टिमेटेड वैल्यू ही निकालते हैं। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे हम इसकी, ये इसका फीचर है, ठीक है। और गुडविल कैसी है? इनटेंजिबल एसेट होती है, जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि हाँ बहुत अच्छी गुडविल है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं कि गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना थोड़ा टिपिकल टास्क है, इसलिए हम इसकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू ही निकालते हैं, ठीक है। तो गुडविल क्या होती है? गुडविल एक वैल्यू को निकालना, किसकी वैल्यू को निकालना? रेपुटेशन ऑफ द फर्म की रेपुटेशन की वैल्यू को गुडविल बोला जाता है। हालांकि धीरे धीरे जब मैं इस पर डिस्कशन करूंगा तो आपको लगेगा कि गुडविल का मीनिंग कुछ और ही निकल कर आया है बीच में से। रेपुटेशन तो है, इतना तो हम मानते हैं, उसकी वैल्यू भी निकाल लें, लेकिन आपको थोड़े टाइम बाद गुडविल में कुछ और चीज़ भी नज़र आएगी कि अच्छा ये चीज़ होती है गुडविल, ठीक है ना। तो मेरे साथ बने रहिएगा कि ये मैंने आपको मीनिंग समझा दिया। अब हम चलते हैं गुडविल के फाइंड आउट करने के मेथड्स। ये इसके फीचर्स थे जो मैंने डिस्कस करे ब्रीफली आपसे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे मेथड्स ऑफ गुडविल पे। एक जनरल सा मीनिंग था, अदरवाइज डिस्कशन तो इसका होता ही रहेगा। एक जनरली मैंने आपको इसका मीनिंग समझाया, डिस्कशन इसका कंटिन्यूसली 4 चैप्टर्स हैं आपके, वो सभी चैप्टर्स में डिस्कशन होता ही रहेगा, ठीक है ना। अब हम सीख रहे हैं बच्चों गुडविल का वैल्यूएशन करना, गुडविल वैल्यूएशन, और इसके मेथड्स कौन कौन से रहते हैं हमारे पास गुडविल वैल्यूएशन के। जनाब पहला मेथड है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको बेटा हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का दूसरा नाम है ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अभी मैं इसको डिस्कस करूँगा कि इसको ऐसा भी क्यों बोलते हैं। तो ये पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड मेथड है गुडविल को वैल्यू करने का सुपर प्रॉफिट मेथड। बिल्कुल आसान, बड़े आसान मेथड है बेटा ये, बहुत ही ज़्यादा। और थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसको हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड भी बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड भी बोला जाता है। और फोर्थ मेथड है बेटा हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बेसिकली सीबीएसई ने ये 4 मेथड कवर किए हुए हैं, और मेथड्स आते हैं लेकिन वो बड़ी क्लासेस में आपको मिलेंगे। आपके +2 के सिलेबस में 4 ही मेथड है। बात समझ पा रहे हैं बेटा? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मेरी अप्रॉक्सीमेट 1 क्लास या 2 क्लास इस पर ही जाएगी एवरेज प्रॉफिट को समझाने में
और एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालते हैं। एक आपकी क्लास सुपर प्रॉफिट पर जाएगी और एक आपकी क्लास इन दोनों मेथड्स पर जाएगी। तो आपके अप्रॉक्सीमेट 3 क्लासेस के अंदर, 3 to 4 क्लासेस के अंदर मान के चलिएगा कि आप गुडविल का वैल्यूएशन करना सीखेंगे। गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं, गुडविल का वैल्यूएशन। और मज़े की बात यह है कि इस टॉपिक के अंदर आप एज अ वैल्यूअर काम करेंगे, एज अ अकाउंटेंट काम नहीं करेंगे, एज अ वैल्यूअर आपने सोचना है। कोई डेबिट क्रेडिट का फंडा नहीं आएगा, कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगी, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, ऐसा कुछ नहीं आपने सोचना। सिर्फ मेरे साथ साथ एज अ वैल्यूअर सोचते हुए एज अ वैल्यूएशन आपने करना है। तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, एज अ वैल्यूअर आपने काम करना, ना कि एज अ अकाउंटेंट। बात समझ पा रहे हैं? यस सर। सो चलते हैं पहले मेथड की तरफ। ये 4 मेथड है, नोट डाउन कर लीजिएगा गुडविल को वैल्यूएशन करने के। ठीक है, हम पहले मेथड को डिस्कस करेंगे। कौन सा मेथड है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसका दूसरा नाम है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो फर्स्ट मेथड बेटा डिस्कस कर रहे हैं हम, एवरेज प्रॉफिट मेथड बोल लीजिए या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। बहुत कम बच्चों को पता होता है +2 में तो कि एवरेज प्रॉफिट को फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ही बोलते हैं, बहुत कम बच्चों को पता होता है। तो मैं इस मेथड को समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल लेके चलूँगा ताकि आपको बात समझ आए। ठीक है मेरी बात? यस सर। अगर आपने एग्जांपल अच्छे से समझ लिया तो आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ कि गुडविल निकालने का फॉर्मूला रहता है इस मेथड से, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है? FMP। इसको बोलेंगे FMP, इसको हम बोल देंगे FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सिंपल सा देखो फॉर्मूला है, सिर्फ 2 बातें ध्यान में रखनी है, एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज। उसमें से भी नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि वाकई नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है। अब मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये चीज़ें समझना आप, ठीक है, कि ये किस तरह से फॉर्मूला डेरिवेट हुआ है और ये बना कैसे है, क्यों ऐसा जरूरत पड़ेगी कि हमें इस तरीके से ये फॉर्मूला लिखना पड़ा। ठीक है? यस सर। ये मान लीजिए मिस्टर ए हैं जो कि मिस्टर बी का बिजनेस खरीदना चाहते हैं। मिस्टर बी का काम है B1 स्वीट्स शॉप, B1 स्वीट्स, ये बिजनेस है। और मिस्टर ए जो हैं ये बिजनेस खरीदना चाह रहे हैं, किसका? बी का। ठीक है जी, हाँ जी। अब अगर ये बिजनेस खरीदना चाह रहे हैं तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से रिक्वेस्ट की कि सर मैं आपका बिज़नेस खरीदना चाह रहा हूँ, आप, मुझे लग रहा है कि मुझे देखने से भी पता लग रहा है और आपकी दुकान पे भीड़ इतनी लगी रहती है, तो मुझे तो बस आप अपना बिज़नेस दे दो जैसे तैसे, आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं मुझे लग रहा है। B1 स्वीट्स कहने लगा नहीं भाई ऐसे कैसे दे देंगे, प्रॉपर्टी का वैल्यूज़, प्रॉपर्टी मतलब एसेट्स, प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर हम देखें, एसेट्स में जो सब कुछ मैं मान के चल रहा हूँ, सब कुछ आ गया उसमें, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग जो भी है सब बीच में। B1 स्वीट्स कहते हैं जी इसके तो लगेंगे 20 लाख रुपए, ये मैं लूँगा आपसे। मिस्टर कहता है ठीक है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, प्रॉपर्टी आपके तो उसके तो पैसे बनते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा मैं 6 लाख रुपए अलग से लूँगा। मिस्टर ए कहने लगे 6 लाख रुपए किस चीज़ के? कह रहा है जी गुडविल के। मिस्टर ए कहते हैं ये गुडविल क्या होती है मुझे पता नहीं, ये 6 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा किस चीज़ के ले रहे हो, ये फालतू पैसा किस लिए ले रहे हो? इसको नाम पता क्या बोल रहा है ए क्या बोल रहा है इसको? फालतू पैसा। लो इसके नाम बोल रहा है फालतू पैसा। वो माल है भाई, ये ए कह रहा है मैं आपको 6 लाख रुपए फालतू किस चीज़ के दूँ, क्यों फालतू पैसे दूँ मैं आपको? आपका जब प्रॉपर्टी का वैल्यू 20 लाख रुपए तो 6 लाख रुपए किस चीज़ के? मिस्टर बी कह रहे हैं गुडविल के। वो कह रहे हैं जी गुडविल क्या होती है। अब इसको गुडविल क्या होती है ये समझाने के लिए
हम सारा अब डिस्कशन करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको कॉन्सेप्ट समझाएगा कि वाकई गुडविल होता क्या है। ठीक है मेरी बात। अब मिस्टर बी समझा रहे हैं किसको, मिस्टर ए को, कि ये 6 लाख रुपए कैसे निकाल रहा है, वो 6 लाख रुपए कैसे कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, यस सर। मिस्टर बी कहते हैं देखो जी मिस्टर ए साहब, आपने रनिंग बिजनेस मेरा परचेज़ करा है, पिछले 3 साल से मेहनत मैं करता आ रहा हूँ। पहले साल मेहनत करी, दूसरे साल मेहनत करी, तीसरे साल मेहनत करी, कस्टमर बेस बनाया, ग्राहकों से प्यार से बात करी, जी हाँ जी हजूर, और आफ्टर सेल सर्विस दी, क्वालिटी सर्विस दी, तब जाके मेरा कस्टमर बेस बना है। इतने सालों से एफ़र्ट्स करता आ रहा हूँ, और जब कमाने की बारी आई, जो कि फ्यूचर में कमाऊँगा, तो आप मेरा बिज़नेस खरीदने आ गए हो। मैं ऐसे कैसे दे दूँ आपको अपना बिज़नेस? मेहनत मेरी और रहमत आप ले जाओगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? मिस्टर बी बोल रहे हैं मिस्टर ए को कि भाई साहब मेहनत तो मेरी है, पिछले पास्ट एफर्ट्स तो मैंने लगाए हैं, और जब उसका रिज़ल्ट खाने की बारी आई तो आप मेरा बिज़नेस ले रहे हो, तो मैं ऐसे कैसे दे दूँगा? तो मैं कुछ पैसा आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। कह रहे हाँ बात तो सही है। मिस्टर ए कहने लगे कि यार एफ़र्ट्स तो आपके ही हैं। तो मिस्टर बी कह रहा है यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि एफ़र्ट्स मेरे हैं, आप तो बस, मैं काउंटर से निकलूँगा, आप मेरे काउंटर पे आके बैठ जाओगे। ग्राहक तो डे 1 से ग्राहक आना शुरू हो रहा है, कस्टमर तो डे 1 से है। ठीक है ना? तो आप फ्यूचर में जो प्रॉफिट खाएंगे, जो प्रॉफिट फ्यूचर में आप खाते रहेंगे, वो प्रॉफिट मेरे एफ़र्ट्स का नतीजा है, आपके एफ़र्ट्स का नहीं है। आपके एफ़र्ट्स का जो आपके एफ़र्ट्स का नतीजा होगा तो कुछ टाइम बाद आना शुरू होगा। कुछ टाइम तक आप मेरे एफ़र्ट से ही खाते रहेंगे पैसा, कुछ टाइम तक मेरे मतलब बी के एफ़र्ट से ही मिस्टर ए बेनिफिट उठाता रहेगा। तो आपको क्या लगता है कितने साल तक ऐसा हो सकता है कि मिस्टर बी के एफ़र्ट्स की वजह से मिस्टर ए खा रहा है? अब तक तो मिस्टर बी करता आ रहा था मेहनत। इस डेट पर अगर मिस्टर बी बिजनेस ट्रांसफ़र कर दे किसको, मिस्टर ए को, और मिस्टर ए मिस्टर बी की वजह से कितने साल तक बेनिफिट उठा सकता है, कितने साल तक मुनाफा खा सकता है? हार्डली 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, अरे 5 साल तक, इतने साल तक ही खा सकता है। इसके बाद तो मिस्टर ए के अपने एफर्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, मिस्टर ए की अपनी मेहनत आनी शुरू हो जाएगी, मिस्टर ए के अपने रिलेशन आने शुरू हो जाएंगे। तो मिस्टर बी की वजह से कितने साल तक बेनिफिट उठा सकता है मिस्टर ए, दैट इज़ टू बी कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज, इतने मल्टीपल पैसा लेगा बी। अगर फ्यूचर में, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर फ्यूचर में मिस्टर बी की वजह से मिस्टर ए को बेनिफिट हो रहा है, और मिस्टर बी को लगता है कि मेरी वजह से ये 2 साल तक बेनिफिट उठा सकता है, तो वो इंटू 2 करेगा। उसको लगता है मेरी वजह से 3 साल तक बेनिफिट उठा सकता है, इंटू 3 करेगा। उसको लगता है मेरी वजह से 4 साल तक बेनिफिट उठा सकता है, इंटू 4 करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्रॉफिट्स इंटू में 3, प्रॉफिट्स इंटू में 4, प्रॉफिट्स इंटू में 5। तो ये जो प्रॉफिट्स हैं इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ रही होगी। 3, 4, 5 क्या चीज़ है? नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। आप अब सोच के देखिए, क्या ये 10 साल हो सकता है? मतलब मिस्टर बी की वजह से मिस्टर ए को 10 साल तक फ़ायदा होता रहे। वो भाई मिस्टर ए बोलेगा 10 साल तक तो मेरे अपने एफर्ट्स पता नहीं कहाँ तक पहुँच चुके होंगे। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ईयर परचेज 5 साल तक हो सकता है, अदरवाइज इससे ऊपर नहीं हो सकता। ये इसको अभी 2 मिनट बाद आपको फिर से समझाऊंगा मैं, कि ये एक किसी और तरीके से भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा नंबर ऑफ़ ईयर परचेज क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल मिस्टर बी के एफर्ट से ये मैं मान के चलता हूँ कि 3 साल तक बेनिफिट उठा सकता है, 3 साल तक ये फ़ायदा ले सकता है। तो मैंने इसको नाम दे दिया नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। और मिस्टर बी ने बोला कि देखो जी, मुझे लग रहा है ऑन एन एवरेज मैं फ्यूचर में 2-2 लाख रुपए कमा पाऊँगा अपने बिजनेस से। ऑन एन एवरेज कितने कमा पाऊँगा? 2 लाख। वो कह रहा है जी ये 2 लाख कैसे निकाला है आपने? मिस्टर ए कह रहे हैं 2-2 लाख कैसे बोल दिया आपने? 2-2 लाख आप फ्यूचर में कमा लोगे, कैसे निकाला है? वो कह रहा है जी निकाल दिया, बस मुझे लग रहा है कि मेरे बिजनेस से कमाई जो होएगी वो 2-2 लाख होएगी। मिस्टर ए कह रहा है कुछ बेस तो बता, ये 2 लाख रुपए कैसे निकाला तूने? 2-2 लाख रुपए कमाई होगी। अब मिस्टर बी समझा रहा है, देखना ज़रा ध्यान से। मिस्टर ए कहता है देखो जी, मेरा पिछले साल का बैलेंस शीट पकड़ो, इसके पिछले सालों की बैलेंस शीट पकड़ी,
इन बैलेंस शीट्स में प्रॉफिट्स उठाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, ठीक है। प्रॉफिट्स मान लीजिए बेटा, पहले साल का प्रॉफिट था 1,60,000, दूसरे साल का था 240 और तीसरे साल का था 3 लाख। ये 3 साल के प्रॉफिट्स थे। एक सिंपल शब्दों में समझना। तो इसका ऑन एन एवरेज अगर हम निकालें, इसको 2 लाख कर लेते हैं, घर का क्वेश्चन है। 2 लाख और 2 4 लाख, 5 और 1 6 लाख। इसका अगर हम एवरेज करें तो ऑन एन एवरेज कितना आएगा? 6 लैक्स डिवाइडेड बाय 3, 2 लैक्स ऑन एन एवरेज। 2 लैक्स ऑन एन एवरेज मैं पीछे कमाता आ रहा हूँ। पिछले सालों में ऑन एन एवरेज कितना कमाता आ रहा हूँ? 2 लैक्स। और मैं मान के चल रहा हूँ मैं फ्यूचर में भी यही कमाऊँगा। बेटा देखो 2 लाख वो ऑन एन एवरेज कमाता आ रहा है, ऑन एन एवरेज 2 लाख कमाता आ रहा है, तो फ्यूचर में भी क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो 2 लाख ही कमाएगा। और गुडविल हमेशा फ्यूचर के प्रॉफिट्स को देखकर निकाली जाती है, ना कि पास्ट के प्रॉफिट्स को। पास्ट के प्रॉफिट्स का बेस जरूर लिया, ये पास्ट के प्रॉफिट्स का बेस है, लेकिन इसके बेस पर मैंने बेटा निकाला क्या? फ्यूचर में मैं क्या कमाऊंगा। तो इसलिए +2 के बच्चे सोचते हैं कि पीछे के बस 3 साल का एवरेज लिए तो पिछला ही हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। नहीं, वो एक निकालने का बेस है। प्रॉफिट तो हमने फ्यूचर का निकालना है कि इस बिजनेस का फ्यूचर की ग्रोथ क्या है, फ्यूचर में कितना एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में कितना कमा लेगा। तो ये जो एवरेज प्रॉफिट आता है ना बेटा, इसको हम मान लेते हैं कि फ्यूचर में भी ऑन एन एवरेज यही कमाया जाएगा। तो जब फ्यूचर में यही कमाया जाएगा तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना रहेगा? 2 लाख इंटू में 3 ईयर्स 6 लैक्स। ये ऐसे बोल रहा है मिस्टर बी कि मैंने जो 6 लाख रुपए गुडविल के निकाले हैं, ऐसे निकाले हैं जी। 2 लाख रुपए मुझे लग रहा है कि ऑन एन एवरेज मैं कमाऊंगा, और मेरी वजह से, मेरे एफर्ट्स की वजह से ये 2-2 लाख की कमाई किसको है करेगी? ए को, क्योंकि ए मेरा रनिंग बिजनेस खरीद लेगा। तो ये 2-2 लाख की कमाई किसको होगी? ए को। तो मिस्टर बी कहता है मैं क्यों दूँ भाई, मैं तुझे अपना रनिंग बिजनेस क्यों दूँ? मेरी 2-2 लाख की कमाई तू खाएगा फ्री फंड में, मेहनत मेरी और खाएगा तू। एक शर्त पे दे सकता हूँ, वो क्या है कि अगर ये 2-2 लाख के जो प्रॉफिट्स जो मुझे होने थे और जो मुझे नहीं हो पाएंगे क्योंकि मैं अपना बिजनेस आपको बेच दूंगा, तो अगर आप मुझे ये 2-2 लाख के प्रॉफिट मुझे दे दो आज की रेट में, तो मैं आपको अपना बिजनेस दे दूंगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? 2-2 लाख रुपए, 3 साल का प्रॉफिट कितना हो गया? 6 लाख रुपए। तो अगर आप मन की आंखों से देखोगे तो 6 लाख रुपए जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो 6 लाख रुपए आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? 3 साल के प्रॉफिट्स हैं, क्योंकि मिस्टर बी के एफर्ट्स की वजह से मिस्टर ए कितने साल तक खा सकता है? 3 साल तक। ये टेबल पर बैठने की बात है। मिस्टर ए और बी दोनों आमने सामने टेबल पर बैठे हैं। इंटू 3 भी हो सकता है, इंटू 2 भी हो सकता है कि मिस्टर ए मिस्टर बी को इंसिस्ट करे नहीं जी नहीं, आपके एफर्ट्स ना 2 साल तक की मुझे लग रहा है, वो फिर 2 साल पे राजी हो जाए, 2.5 साल पे राजी हो जाए, 3.5 पे, 4 ईयर्स, ज़्यादा से ज़्यादा खींच कर 5 ईयर्स तक, कि 5 साल का प्रॉफिट, 5 साल का प्रॉफिट 10 लाख रुपया आ जाएगा। मतलब 10 लाख रुपया मिस्टर ए ऑलरेडी एडवांस में दे देगा किसको? मिस्टर बी को, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये एफर्ट्स किसके हैं? मिस्टर बी के हैं। लेकिन 5 साल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि एक किस्म का 5 साल का ही प्रॉफिट एडवांस में ला के रख दिया मिस्टर ए ने। अब मिस्टर ए को 5 साल तक पता नहीं 10 लाख का प्रॉफिट हो भी ना हो, वो टोटली मिस्टर ए का लक है। ठीक है मेरी बात? लेकिन ये टेबल में आमने सामने बैठ के बात हो जाएगी कि ये 2 साल का प्रॉफिट देना है, 3 साल का देना है, 4 साल का देना है, 5 साल का देना है। बात समझ आ रही है? नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या चीज़ है? ठीक है, आप सोच सकते हैं कि 10 साल हो सकता है। बच्चा सोचता है क्वेश्चन में दे रखा होगा, वो आगे सोचता ही नहीं है कि क्वेश्चन में दे रखा होगा, कुछ कारण तो होगा, फॉर्मूला किसी रीज़न की वजह से बना होगा। तो अगर यहाँ 10 साल हो सकता है? नहीं हो सकता। मिस्टर ए कहेगा तेरे को 10 साल का प्रॉफिट एडवांस में देना है, तो इससे बढ़िया मैं अपना बिजनेस खुद ही कर लूँ। 10 साल तक तो मैं पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाऊँगा अगर मैंने तेरे को प्रॉफिट देना है तो ये हार्डली 3 और 4 ईयर्स हार्डली है ये। और इसके अलावा भी कभी कभी क्वेश्चन में 5 ईयर्स दे देता है, इससे ऊपर कभी हो भी नहीं सकता। इसलिए क्वेश्चन में कभी साइलेंट भी हो नंबर ऑफ ईयर परचेज को लेकर, तो आप इजीली एज्यूम कर सकते हो 2 ईयर्स टू 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, इसके बीच में आप कहीं भी एज्यूम कर सकते हो, जो कि वाइबल भी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। तो फ्यूचर में आप कितना कमाएंगे, फ्यूचर में कितना कमाएंगे इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो वो आपकी गुडविल मानी जाएगी। बात समझ आ रही है? यस सर। चलिए,
तो ये पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स को बेस लेकर मैंने उसका एवरेज लिया, उस एवरेज के बेस पर मैंने मान लिया कि मैं फ्यूचर में भी ये कमाऊंगा। मान लिया है, क्या मान लिया है? कि फ्यूचर में भी ये ही कमाऊंगा, ये ही मेरा फ्यूचर प्रॉफिट है। बच्चों एवरेज जरूर निकाला है पीछे वाले प्रॉफिट्स को लेकर, लेकिन ये कमाएंगे फ्यूचर में। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला डालता जाऊंगा ताकि आपको बातें और समझ आती रहें। पेपर में एक तो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन यही है। अब आप समझ पा रहे हो एवरेज प्रॉफिट को फ्यूचर में इंटरनल प्रॉफिट क्यों बोल रहे हैं? गुडविल के पैसे हमेशा फ्यूचर के प्रॉफिट्स को देख के दिए जाते हैं। अगर आपने कोई बिजनेस खरीदना हो और आपको लग रहा है कि यार इस बिजनेस से फ्यूचर में ज़्यादा कमाई नहीं होने वाली, आप फालतू पैसे दोगे? नहीं दोगे ना, क्योंकि आपको पता कमाई नहीं होनी। पिछले सालों में करोड़ों रुपया कमा रहा था, लेकिन आपको लग रहा है आने वाले टाइम में तो कुछ नहीं कमाएगा, उल्टा लॉस ही देगा, तो आप फालतू पैसे देंगे? नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि पिछले सालों में तो उन्होंने एवरेज थोड़ा ही कमा रहा था, लेकिन आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ देगा, बहुत अच्छी कमाई देगा, तो आपको लगेगा नहीं यार 6 लाख क्या 7 लाख ले ले, 8 लाख ले ले, बस मुझे ये बिज़नेस मिल जाए जैसे। आप फालतू पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब आप 3 ईयर्स के बजाय 4 ईयर्स के पैसे देने के राजी हो जाएंगे। 2 लाख के बजाय 250 निकल आएगा, तो उससे वजह से 250 रखोगे तो तब भी वैल्यू बढ़ जाएगी, 3 को 4 करोगे तब भी वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब फालतू पैसे देने के लिए तैयार हो जाओगे अगर फ्यूचर में आपको उसका ग्रोथ दिख रहा है। तो गुडविल कुछ नहीं है, गुडविल आने वाले टाइम के प्रॉफिट्स हैं, फ्यूचर के प्रॉफिट्स हैं। ये आपको क्या लग रहा है 6 लाख रुपए क्या है? फ्यूचर के प्रॉफिट्स। 2 लाख जो कि एज्यूम्ड प्रॉफिट्स हैं। बात समझ पा रहे हैं? ये 2 लाख रुपए एस्टिमेटेड है, एस्टिमेशन ही तो है कि 2 लाख रुपए हम कमा लेंगे, इनटू में 6 लाख, तो ये वैल्यू कैसी है? एस्टिमेटेड वैल्यू। 6 लाख रुपए कैसी वैल्यू है? एस्टिमेटेड वैल्यू। और गुडविल का फीचर क्या पढ़वाया था कि गुडविल की कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, ये हमेशा एस्टिमेटेड वैल्यू के बेस पर निकाली जाती है। तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू ही है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। अब मैं इसमें थोड़ा मसाला डालता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में और क्या चीज़ें वो पूछ सकता है। ठीक है जी? यस सर। मैं प्रॉफिट यही उठाऊँगा। देखना ज़रा ध्यान से बेटा प्लीज़। चलिए प्रॉफिट्स थे, आपको फिगर ध्यान हो, 160 पहले साल का, सेकेंड ईयर का 240 और थर्ड ईयर का 2 लाख। ये प्रॉफिट्स है बेटा। ठीक है? हाँ जी सर, ये 3 साल के प्रॉफिट्स है। अब मैं साथ साथ चार्ट बनाता हूँ, आपको डिस्कशन हो रहा है उनका तीनों का। ये 3 साल के प्रॉफिट्स है। यहाँ मिस्टर बी खड़े हैं, यहाँ मिस्टर ए खड़े हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी का बिजनेस परचेज़ करना है, बिजनेस की प्रॉपर्टी की वैल्यू के साथ साथ मिस्टर बी एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं। यस सर। मिस्टर ए कहता है कि गुडविल का वैल्यूएशन ना, आपने पिछली बार तो क्या करा, 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज निकाला, टक 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 इंटू में 3 करा, गुडविल आ गई। मिस्टर ए कहता है थोड़ा सा बैठ के डिस्कशन करते हैं, मुझे नहीं लगता कि 2 लाख रुपया हम बिज़नेस से कमा सकते हैं आपके। मिस्टर बी कहता नहीं यार, तेरे सामने प्रॉफिट है, देख ये प्रॉफिट एंड लॉस का P&L है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है। आप कैसे कह सकते हो मैं नहीं कमा सकता? 2 लाख रुपए उन्होंने एवरेज मुझे लग रहा है कमा लेंगे। मिस्टर ए कहता है नहीं, आप एक काम करो, मुझे पहले साल की बैलेंस शीट दो, मुझे फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट दो। कह रहा लो जी बैलेंस शीट पकड़ो, प्रॉफिट एंड लॉस पकड़ो। प्रॉफिट एंड लॉस में 160 का प्रॉफिट था। ठीक है जी। तो जब इसने मिस्टर ए ने इसका प्रॉफिट एंड लॉस चेक किया, बेटा ध्यान से समझना, प्रॉफिट एंड लॉस चेक किया इस साल का, क्रेडिट साइड में बाय लॉटरी इनकम आ रही थी, लॉटरी इनकम 40,000 रुपये, लॉटरी इनकम 40,000 रुपीज़। मिस्टर ए कहता है वो भाई साहब B1 स्वीट साहब, मिठाइयों का काम है आपका, स्वीट शॉप है, ये लॉटरी इनकम। ओ जी बस बैसाखी धमाका चलता रहता है, तो हमने भी कहा चलो ट्राई कर देते हैं, लक का जमा लेते हैं, तो हमने लॉटरी डाली थी, हमारी लॉटरी लग गई और उससे हमारे को 40,000 रुपये की बचत होगी। मिस्टर ए कहने लगे कि भाई मैं तुम्हारी मिठाइयों का बिज़नेस खरीद रहा हूँ, लॉटरियाँ तुम लोग डालते हो, मैं तो नहीं डालूँगा ना,
मेरा तो लॉटरी डालने का काम नहीं है, मैं तो आपका मिठाइयों के बिजनेस की क्या वर्थ है मैं उसके पैसे देने जा रहा हूँ। इसका मतलब जो ये आपका 160 का प्रॉफिट है ना, ये सारा का सारा क्या स्वीट शॉप से आया है? क्या लगता है आपको स्वीट शॉप से है? नहीं सर, इसमें 40,000 का प्रॉफिट ऐसा है जो लॉटरी इनकम का है, जो कि बिजनेस की इनकम लग रही है आपको, नहीं ना। एबनॉर्मल इनकम है, एबनॉर्मल गेन है, दैट शुड बी डिडक्टेड। क्यों? मैं इसके पैसे थोड़ा दूंगा भाई, लॉटरियाँ तुम लोग डालो, जुआ तुम लोग खेलो और फालतू पैसे मैं दूं? नहीं भाई नहीं, मैं तो मानूंगा कि तुम्हारे बिजनेस की प्रॉफिट कितना है, 120 कमाया था, 160 नहीं कमाया था। बात सुन पा रहे हैं? तो बच्चे कई चीज़ें रटते हैं, वो रट लेते हैं कि अब नॉर्मल गेन माइनस होगा। आप कारण समझिए वो माइनस क्यों होगा। माइनस करने का कारण ये है कि वो बिजनेस की इनकम नहीं है। मुझे जो गुडविल निकालनी है वो बिजनेस की निकालनी है कि बिजनेस की वर्थ कितनी है। बात सुन पा रहे हैं? उसी के अकॉर्डिंग मैं उसको पैसे दूंगा। तो ये एबनॉर्मल गेन किसी भी तरह का होगा बेटा, वो माइनस कर देंगे। बात सुन पा रहे हैं? यस सर। दूसरा, वो आगे बढ़ा मिस्टर ए, उसने कहा जरा अगले साल की बैलेंस शीट देना जिस साल आपने 240 का प्रॉफिट कमा रखा है। उसने अगले साल का भी प्रॉफिट लॉस दे दिया मिस्टर बी ने। तो जब मिस्टर ए ने नेक्स्ट ईयर का चेक किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो बेटा इसके डेबिट साइड में एक खर्चा आ रहा था लॉस बाय फायर के नाम से। कितने का? 60,000 रुपीज़ का। 60,000 रुपीज़ का लॉस बाय फायर। मैंने कहा भाई साहब क्या बात, ये 60,000 का लॉस? मिस्टर बी कहने लगे ओ सॉरी सर, आपको कहना भूल गए, बताना भूल गए, ये उस साल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी अपनी शॉप के अंदर आग लग गई थी, तो उस वजह से हमारे को उस साल 60,000 का नुकसान हो गया था। बल्कि हमारा प्रॉफिट, जेन्युइन प्रॉफिट तो बिजनेस से 240 नहीं था, 60। ये देखो ऐसे होगा ना, नेट प्रॉफिट 240 निकाला हुआ है, 240 में से 60,000 का खर्चा माइनस कर रखा है। जबकि आप अगर रियलिटी देखोगे तो बिजनेस ने कमाया तो 3 लाख था, वो तो अचानक से इस बार आग लग गई, एबनॉर्मली इस बार आग लगी थी। रोज़ रोज़ तो नहीं लगती, हर साल तो नहीं लगेगी, रूटीन का खर्चा थोड़ी ना। इसका मतलब बिजनेस ने तो रियलिटी में कमाई कितनी करी थी? 3 लाख रुपीज़ की। वो तो इस साल बाय चांस आग लग गई थी तो 60,000 का नुकसान हो गया, अदरवाइज़ बिजनेस को नुकसान ना होता तो बिजनेस का प्रॉफिट क्या होता? 3 लाख रुपीज़। तो बेटा ये 60,000 हमें दोबारा से ऐड बैक करना पड़ेगा, किस नाम से? एबनॉर्मल लॉस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोनों एडजस्टमेंट समझ आई होंगी। मिस्टर ए कहता है जनरली पैसे नहीं दूंगा इसके, इसका एवरेज लिया और ख़त्म। नहीं नहीं नहीं, ये जो चीज़ें दिक्कतें हैं ना तुम्हारे प्रॉफिट्स में, ये प्रॉफिट्स को मुरम्मत करनी पड़ेगी, प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं मैं तुम्हारा गुडविल के पैसे दूंगा, मैं तो देखूंगा कि बिजनेस की औकात है क्या, बिजनेस की वर्थ है क्या, क्या बिजनेस में पोटेंशियल भी है प्रॉफिट देने का। अगर पोटेंशियल है तो ही तो मैं आपको फालतू पैसे दूँ। पता लगे फ्यूचर में जाकर कुछ सारा ही प्रॉफिट जो निकाल रखा है लॉटरियों से कमा कमा के डाल रखा है और मैं आपको गुडविल के पैसे दे दूँ कि यार बहुत अच्छा मिठाइयों से कमाई हो रही है, जबकि कमाई लॉटरी से हो रही है, तो देने चाहिए पैसे, फालतू पैसे नहीं ना। तो वो चीज़ें हम हटा रहे हैं। और ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर कोई लॉस हुआ है जो कि अब नॉर्मल नेचर का था, वो हमें दोबारा से रिवर्स एडबैक करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिजनेस का रूटीन का खर्चा नहीं है, वो तो अचानक हो गया था। तो बिजनेस ने रियलिटी में तो 3 लाख रुपए कमाए थे। उम्मीद करता हूँ दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा तीसरा है इसमें माइनस इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट कैसी होनी चाहिए? नॉन ट्रेड। इन्वेस्टमेंट कैसी होनी चाहिए? नॉन ट्रेड। इन्वेस्टमेंट कैसी होनी चाहिए? नॉन ट्रेड। सर ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बेटा ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसकी बिजनेस को ज़रूरत होती है, जो बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी है, वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। आगे जब मैं कंपनी अकाउंट सिखाऊंगा आप लोगों को, उसमें आपको बताऊंगा कि कौन सी इन्वेस्टमेंट, देखो वहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि देखो बच्चों ये इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट थी जो कि ज़रूरी है। और नॉन ट्रेड वो है जो आइडल फंड्स पड़े थे, बिजनेस को उसकी ज़रूरत नहीं थी इन्वेस्टमेंट करने की, वैसे ही कर दी है, यार आइडल फंड पड़े हैं चलो इसको इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो हमने उस इन्वेस्टमेंट को वैसे ही किया है, आइडल फंड्स पड़े थे बस वैसे इन्वेस्ट कर दिया हमने,
तो वो ऐसी इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एफडी करा के रख दी, अब उससे ब्याज आ रहा है। अब आप सोच के देखिए, मिठाइयों की दुकान है, आइडल फंड पड़ा था, एफडी करा रखी है, उससे ब्याज आ रहा है। तो क्या लगता है आपको, ये जो इनकम आ रही है क्या ये मिठाइयों के बिजनेस से आ रही है, रूटीन के नेचर की इनकम है, रसगुल्ले गुलाब जामुन बेचने से आ रही है? नहीं ना। क्या लगता है आपको, प्रॉफिट में से एडजस्टमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए इसकी, कि प्रॉफिट फ्री फंड में बढ़ा रखा है। कैसे बढ़ा रखा है? ब्याज को ऐड कर करके। इंटरेस्ट मिला एफडी का, प्रॉफिट में जोड़ दिया, इंटरेस्ट मिला एफडी का, प्रॉफिट में जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया भाई? बिजनेस से क्या कमाते हो वो बताओ, बिजनेस से क्या कमाते हो? तो इसलिए इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जिस साल से आपको आ रही होगी उस साल से आपको हटानी पड़ेगी। मैं मान के चल रहा हूँ, चलो यहाँ ज्यूम कर लेता हूँ कि मान लीजिए 10,000 रुपीज़ एवरी ईयर मुझे इंटरेस्ट इनकम आती है, तो मैं हर साल रिड्यूस कर दूंगा। ब्रैकेट का मतलब माइनस के आइटम है। 10-10 हज़ार रुपये मैंने हर साल से रिड्यूस कर दिया। हो सकता है कि आपने थर्ड ईयर में इन्वेस्टमेंट करी हो तो थर्ड ईयर में से ही माइनस करेंगे, सेकंड ईयर में करी हो तो सेकंड ईयर में से, मतलब जिस साल आपकी इन्वेस्टमेंट रही है उस साल आपको हटाना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये बिजनेस की इनकम नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट अगर पेपर में सिर्फ इतना लिखा हो कि इन्वेस्टमेंट है, तो कौन सी इन्वेस्टमेंट मानेंगे वो, ट्रेड या नॉन ट्रेड? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन साइलेंट है तो इन्वेस्टमेंट कैसी है? नॉन ट्रेड। ठीक है, ये भी मैंने आपको बात बता दी कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखा हो तो कैसी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी? नॉन ट्रेड। इसके अलावा फोर्थ इन्वेस्टमेंट है बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, गलतियों का सुधार। ये भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मिस्टर ए कह रहा है मिस्टर बी को, यार तूने तो ये प्रॉफिट उठाए, इसका एवरेज ले लिया मज़े से, जबकि देख तेरे प्रॉफिट्स में क्या क्या चीज़ों की मुरम्मत करनी पड़ रही है, इसके थोड़े ना मैं पैसे दूंगा, इसके थोड़े ना मैं पैसे दूंगा। ठीक है, तो बी भी कहने लगा ये भी एडजस्ट कर, फिर मेरे रियल प्रॉफिट, मेरे बिजनेस की रियल वर्थ तो ये वाली थी, कोई बात नहीं, कभी वो ऊपर जा रहा है, कभी ये ऊपर जा रहा है, कभी ये जीत रहा है, कभी ये जीत रहा है, लेकिन आपस में टेबल पर बैठकर दोनों अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं ताकि गुडविल की फेयर वैल्यू निकाल पाएँ। ठीक है, तो फोर्थ एडजस्टमेंट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये 4 एडजस्टमेंट ही हैं आपके सिलेबस में +2 में, ये सिर्फ ये 4। इसके अलावा बड़ी क्लासेस में और भी फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन +2 के अंदर आपको इन 4 चीज़ों से ही आपको संतुष्टि मिल जाएगी। इसके अलावा आपको फालतू एडजस्टमेंट बुक वाला या क्वेश्चन वाला या एग्ज़ाम वाला नहीं देगा। ठीक है मेरी बात? यस सर। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में आपको आते भी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, तो मैं आपको उसका भी रिप्लाई दूंगा। ठीक है मेरी बात? यस सर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, सर ये क्या चीज़ है? आप ध्यान से देखना, थर्ड ईयर का भी प्रॉफिट एंड लॉस पकड़ा मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि भाई साहब अपना थर्ड ईयर का P&L भी दे दो। जब थर्ड ईयर का P&L पकड़ा, उसका प्रॉफिट कितना दिखाया हुआ था बेटा? 2 लाख रुपए। ध्यान से समझना, प्रॉफिट कितना दिखाया हुआ है यहाँ पर? नेट प्रॉफिट 2 लाख। अब यहाँ पर जब डेबिट साइड में देखा गया तो कंप्यूटर आया हुआ था 40,000 रुपीज़ का, या 50,000 रुपये या 60,000, जो भी आप लेना चाहें, 60,000 रुपीज़ का कंप्यूटर दिखाया हुआ था। अरे भाई भले आदमी, कंप्यूटर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन दिखाता है? कंप्यूटर कहाँ आना चाहिए? बैलेंस शीट में। तो हमारे मुनीम ने, मतलब मिस्टर बी के मुनीम ने ये गलती कर रखी थी क्या, कि उसने कंप्यूटर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रखा था। तो इस एरर को भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं ये एरर ठीक करूँगा, बताओ मेरे प्रॉफिट पे इसका इम्पैक्ट जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अगर मैं इस कंप्यूटर को यहाँ से हटाऊँगा बेटा, मतलब मैं खर्चा हटा रहा हूँ, और जब मैं इसको बैलेंस शीट में लेके जाऊँगा तो खर्चा हटते ही यहाँ प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कितने से? 60,000 से, क्योंकि आपने पहले एक चीज़ को पहले खर्चा दिखाया हुआ था, अब आप उसको खर्चा नहीं दिखा रहे, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। तो प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा? 60,000 से। तो आपको ऐड करना पड़ेगा 60,000 रुपीज़ लास्ट ईयर में। ये गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं था, ये क्या था? कैपिटल एक्सपेंडिचर था, और गलती से क्या ट्रीट हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर +1 में भी सीख रखा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में, कि हमने रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? तो कंप्यूटर था जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर था, और हमने उसको क्या मान लिया? रेवेन्यू मान लिया। अब हम ठीक कर रहा है उसको, तो इसको कंप्यूटर को जब बैलेंस शीट में लेके जाएंगे तो ठीक है, बैलेंस शीट में जाएगा, और यहाँ से जब हटेगा तो हमारे डेबिट साइड में है, खर्चे वाली आइटम थी, हटा रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही है? यस सर। सर +1 में मैडम कराती थी हमारी कि कंप्यूटर तो नहीं आएगा, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन तो आएगा।
हाँ, ये बात तुमने ठीक बोली, कंप्यूटर नहीं आएगा लेकिन उसका डेप्रिसिएशन तो आएगा, वो तो प्रॉफिट लॉस में आता है। तो कंप्यूटर तो हमने हटा दिया लेकिन उसका डेप्रिसिएशन तो दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के ऊपर डेप्रिसिएशन 10% है, तो इसका 10% कितना, 6,000 रुपये। ये डेप्रिसिएशन तो दिखाना पड़ेगा भाई, ये क्यों नहीं दिखाना पड़ेगा, ये तो दिखाना पड़ेगा ना। मतलब खातों में गलती थी, उसको भी ठीक करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि हमारे रिपेयर्ड प्रॉफिट निकल पाएँ, एडजस्टेड प्रॉफिट निकल पाएँ, ठीक वाले प्रॉफिट निकल पाएँ, वर्थवाइल जो बिजनेस के प्रॉफिट्स बनने चाहिए वो निकल पाएँ, जिसके मुझे पैसे फालतू देने हैं। प्रॉफिट ठीक होगा तभी तो फ्यूचर में कैलकुलेट कर पाएंगे कि फ्यूचर का वर्थ है क्या, फ्यूचर में प्रॉफिट कितना कमाएगा। तो इसलिए बेटा ये 6,000 रुपये डेप्रिसिएशन के नाम का भी हमें माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे एरर्स बहुत आ सकते हैं, एग्ज़ाम में क्लियर कट लिखा आएगा, एरर के लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं देगा, हमेशा एग्जामिनर हिंट देगा, आपको हिंट लेकर चलना है। कभी वो बोलेगा रॉन्गली ट्रीटेड, तो रॉन्गली ट्रीटेड मतलब वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, ऐड हो या माइनस हो वो केस टू केस वेरी करेगा। रॉन्गली डेबिटेड, रॉन्गली क्रेडिटेड, एरर्स साफ साफ लिखेगा एरर्स, तो इस तरह से आपको वो हिंट देगा कि ये एरर्स हैं, तो आपको उसको भी रेक्टिफाई करके देना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। तो बेटा ये 4 चीज़ें एडजस्ट करने के बाद जो आपका प्रॉफिट आएगा उसे हम बोलेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट, रिपेयर्ड प्रॉफिट, रिपेयर्ड प्रॉफिट या फिर एडजस्टेड प्रॉफिट। मुरम्मत किए हुए प्रॉफिट्स हैं ये, वर्थवाइल, इसी के पैसे देने बनते हैं। 40 माइनस 40 50 1,10,000 और ये आएगा 2,90,000 और ये आएगा 260 माइनस 10 250 और 6 244,000। ये 3 आ गए बेटा, मेरी बात सुन पा रहे हैं? तो ये एडजस्टमेंट करके ये ट्रू प्रॉफिट्स हमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि भाई साहब ये एक तो प्रॉफिट आपके ठीक हुए, आपने तो क्या करा था पहले, इन तीनों का एवरेज लिया, डिवाइड बाय 3 करा, इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, दे दो जी मेरे को गुडविल के पैसे। मिस्टर ए कहता है ऐसे थोड़ा दे दूंगा, एडजस्ट करो, अपने रिपेयर्ड प्रॉफिट निकालो, अब इसका एवरेज लो। इसका बेटा एवरेज लेंगे, एवरेज कैन भी सिंपल एवरेज भी आप ले सकते हैं या फिर वेटेड एवरेज भी ले सकते हैं। सर ये कब लेते हैं सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज? बेटा नॉर्मली बच्चों का कहना रहता है, स्टूडेंट्स का कहना रहता है कि वेटेड एवरेज तब लगाएंगे जब क्वेश्चन में दे रखा हो, जबकि ऐसा नहीं होता। इसका कारण ये नहीं है कि क्वेश्चन में दे रखा हो तो वेटेड लगाओ, अदरवाइज सिंपल लगाओ। इसके पीछे भी रीज़न है, आपको यहाँ पर प्रॉफिट्स के ट्रेंड चेक करने हैं। अगर प्रॉफिट्स के अंदर कोई इंक्रीजिंग ट्रेंड है, मतलब प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है, तब आपको वेटेड एवरेज लगाना है, अदरवाइज़ आपको सिंपल एवरेज लगाना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसके पीछे भी कारण है, रीज़न है कि वेटेड जब ट्रेंड हो तब तो वेटेड एवरेज लगाना है, जब ट्रेंड ना हो तब सिंपल एवरेज लगाना है। सर ये क्या बात हुई? इसको भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको इसका रीज़न बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरा सीधा सीधा आज का पार्ट है, क्योंकि आज मेरा फोकस इसी पार्ट पे है। सिंपल और वेटेड में डिफ्रेंशिएट करना मेरा आज का पार्ट नहीं है। मैं आपको आज को एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना सिखा रहा हूँ, तो ये अगली क्लास में कवर अप कर लेंगे। फिलहाल आप चेक करिए क्या यहाँ कोई ट्रेंड नज़र आ रहा है आपको कि बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है? ऐसा तो नहीं है, कभी बढ़ रहा है तो कभी कम हो रहा है। तो हमारा क्या लगेगा बेटा? सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज आपको पता है, इन तीनों का टोटल कीजिए और इन तीनों का टोटल करके 4 9 4 13 और 1 14 1 2 4 6 644 ये आपका टोटल आया। डिवाइडेड बाय हमने इसको करा 3 से, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट है, तो डिवाइड बाय 3 करते ही हमारे पास प्रॉफिट आएगा लो बेटा ये आ गया 214667, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आया। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों आपस में सामने बैठकर उन्होंने प्रॉफिट को एडजस्ट करा और कहा भैया 2 लाख नहीं है फ्यूचर का प्रॉफिट, फ्यूचर में क्या कमाने की उम्मीद है? 2,14,666 ये उम्मीद है फ्यूचर की। इसके बेस पर आपकी गुडविल निकलेगी। बात समझ पा रहे हैं? तो एवरेज प्रॉफिट पिछले सालों के प्रॉफिट्स बेस जरूर ली है, बेस जरूर ली है, लेकिन उस बेस से हम ये निकाल रहे हैं कि फ्यूचर में क्या कमाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? फ्यूचर में क्या कमाएंगे।
इवन हालांकि +2 का तो यहाँ तक करते हैं, कई बार 2 एडजस्टमेंट आपकी कभी कभार और आ जाती है, माइनस फ्यूचर के खर्चे और माइनस फ्यूचर की इनकम। फ्यूचर के खर्चे सॉरी ऐड फ्यूचर की इनकम, ये 2 चीज़ें भी एडजस्ट करनी पड़ती हैं, क्योंकि बेटा मैं फ्यूचर का पैसे दे रहा हूँ। मिस्टर ए जब मिस्टर बी का बिज़नेस खरीद रहे हैं तो मिस्टर ए कह रहे हैं भैया अपना फ्यूचर बताओ, अपना फ्यूचर बताओ तभी पैसे दूंगा फालतू। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गुड इज नथिंग, आने वाले टाइम के प्रॉफिट्स, आने वाले टाइम में प्रॉफिट नहीं लॉस ही होना है, तो आप किसी को फालतू पैसे दोगे नहीं दोगे, तो फ्यूचर ही निकाल रहे हैं हम। ठीक है मेरी बात? यस सर। तो अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ और एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है, सर एग्जांपल दो, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि भाई साहब आपकी बिल्डिंग अपनी है या रेंट पे है? तो मिस्टर बी कहने लगे सर मेरी बिल्डिंग तो रेंट पे है। उन्होंने कहा अपनी रेंट डीड दिखाना। तो रेंट डीड जब देखी तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि हर साल रेंट जो है वो 10% से बढ़ाएंगे। हर साल जो रेंट है कितने % से? 10% से हर साल रेंट बढ़ाएंगे। तो मान लीजिए पिछले साल का रेंट 20,000 पर मंथ था, तो नेक्स्ट ईयर रेंट कितना होने वाला है? 22,000। मतलब ए को लग रहा है कि जब मैं इसका बिज़नेस खरीदूँगा तो नेक्स्ट मंथ से किराया या 2 महीने छोड़ के या 15 दिन छोड़ के किराया क्या होने वाला है? 22,000 रुपये। 20 नहीं रहेगा, 22,000 रुपये हो जाएगा। तो मिस्टर ए कह रहा है भैया तेरा बिज़नेस जब मैं खरीदूँगा ना तो मुझे तो 2,000 का, और अगर ना भी खरीदे तो ये 2,000 का खर्चा किसको बियर करना पड़ेगा? मिस्टर बी को। मिस्टर बी को भी पता है कि ये खर्चा तो होना ही होना है, और मिस्टर ए कह रहा है भैया जब तेरा बिज़नेस मैं खरीदूँगा तो ये 2,000 का खर्चा मेरे ऊपर पड़ेगा फ्री फंड का। तो भैया ये फ्यूचर में खर्चा होने वाला है। तो आप कैसे कह सकते हो कि फ्यूचर में 2,14,667 2,14,666 कमा लेंगे? नहीं 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 नहीं, 2,000 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है, इंटू में 12, 24,000 का ये खर्चा एक्स्ट्रा होने वाला है जनाब। माइनस करो, ये नहीं कमाओगे, इसमें से माइनस करके जो आएगा वो कमाने की उम्मीद है। ये तो खर्चा जोड़ा ही नहीं, हटाया ही नहीं हमने, तो ये तो हमें बाद में कंसिडर हो, ये तो फ्यूचर में ये भी खर्चा होने वाला है। तो फ्यूचर के खर्चों को जो कि पहले नहीं हो रहे थे फ्यूचर में हुआ करेंगे, वो भी आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे बच्चों। बात सुन पा रहे हैं? यस सर। और कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी इनकम जो पहले नहीं हो रही थी लेकिन आगे चल के हुआ करेगी, कुछ सेविंग हो रही है, खर्चों का बेनिफिट भी हो रहा है, वो भी आपको ऐड करना पड़ जाएगा क्योंकि उससे फ्यूचर में फ़ायदा हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि रेंट रिड्यूस हो रहा है, इसका रिवर्स ले लें, ऐसा हो जाता है, कोई इशू नहीं है। मेरे केस में ऐसा हुआ था, रेंट रिड्यूस हो गया था क्योंकि मार्केट जब अभी पीछे मंदी चल रही थी प्रॉपर्टी में, तो रेंट रिड्यूस भी करने पड़े लैंडलॉर्ड्स को। हालांकि मैं कोई और एग्जांपल ले देता हूँ। मान लीजिए 3 डायरेक्टर्स थे या 3 एम्प्लॉयज़ हमने मैनेजरियल लेवल के रख रखे हैं, तो मुझे मिस्टर ए को लगता है कि नहीं जी मुझे तो ये पर्सनस की ज़रूरत ही नहीं है, या सैलरी रिवाइज़ हो रही है, 3 बंदे की जगह हमें 2 बंदों से ही काम चला लेंगे, 1 बंदे की सैलरी बचेगी। ये टेबल पे बैठ के दोनों आमने सामने डिस्कशन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि पहले जो सैलरी थी टाई अप हुआ हो कि ठीक है जी हम सैलरी इतने टाइम बाद मार्केट रेट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करेंगे, तो हम सैलरी को रिड्यूस कर रहे हैं, या 3 बंदे थे छटनी करके 2 ही बंदे रख रहे हैं जी, बस हमें 3 पहले से उनको बोल रखा था कि अगर फ्यूचर में जरूरत होगी तो ही रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे, आज काम का बर्डन है इसलिए रख रखा है। तो 3 एम्प्लॉयज़ थे जिसको हम 10,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी दे रहे थे मान लीजिए, है ना, और अब हम 3 के बजाय 2 एम्प्लॉय रखेंगे, तीसरा रखेंगे ही नहीं। तो फ्यूचर में आपको लग रहा है ना 10,000 रुपये पर मंथ बचने वाले हैं, एक बंदे की सैलरी बचने वाली है। क्वेश्चन में एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें देगा वो, तो आपको लग रहा है कि फ्यूचर में बेनिफिट हो रहा है, तो 10,000 रुपये पर मंथ आपके ये बचेंगे, इंटू में 12, ओ हो 120 का फ़ायदा भी होने वाला है फ्यूचर में। तो फ़ायदा होने वाला है तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये सारे फ्यूचर के खर्चे, कोई फ्यूचर की इनकम आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। उसको एडजस्ट करने के बाद ये फ्यूचर की किरण आपके सामने निकल कर आएगी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स, कि फ्यूचर में हम कितना प्रॉफिट कमाने की उम्मीद रखते हैं। 3,44,000 नहीं 34,000, इसमें 3,10,667, 3,10,666।
बात समझ पा रहे हैं? यस सर। और ये हमें लग रहा है कि फ्यूचर में हम इतना प्रॉफिट कमा लेंगे। मैं इधर लिखता हूँ, पीछे जगह नहीं है। FMP बिफोर टैक्स कितना आया बेटा? ये आया 310667। ये मुझे फ्यूचर मेरा दिख रहा है। मिस्टर बी कह रहा है ओ देखो ये मेरे बिजनेस की वर्थ है। ठीक है जी। वो कह रहा है जी टैक्स भी तो भरोगे। हाँ हाँ टैक्स तो भरेंगे, सरकार थोड़ा ना छोड़ने वाली है, माइनस करना पड़ेगा फ्यूचर का टैक्स रेट। ध्यान रखना, फ्यूचर का टैक्स रेट। एग्जामिनर कभी बार कंफ्यूज करेगा, वो प्रीवियस ईयर का टैक्स रेट भी दे देगा, फ्यूचर का टैक्स रेट भी दे देगा कि टैक्स रेट जी पहले पिछले साल 25% था, अब 30% हो गया, पिछले साल 40% था, अब 50% हो गया। तो अगर टैक्स रेट फ्यूचर वाला भी दे रखा है, प्रीवियस वाला भी दे रखा है, तो आपको कंसीडर फ्यूचर वाला करना है, क्योंकि बेटा हम फ्यूचर के पैसे दे रहे हैं तो टैक्स भी तो फ्यूचर के रेट का ही लगेगा। तो फॉर एग्जांपल मेरा जो टैक्स है फ्यूचर रेट 50% के अकॉर्डिंग मान लीजिए, लमसम वैसे ही ले रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, कि 1,00,000 रुपया मेरा टैक्स चला जाएगा, 1,00,000 रुपीज़ मेरा टैक्स के नाम का चला जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा? 2,10,667। दैट इज़ माई फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको आप बोलते हो एवरेज प्रॉफिट। +2 वाले बच्चों, इसको बोलते हो आप एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट नहीं था कि सिंपल सा बस एवरेज लिया ख़त्म। हाँ, कोई बार क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आ जाता है कि वो कुछ एडजस्टमेंट देता ही नहीं है, तो ठीक है बस इन तीनों का एवरेज लिया, मान लेते हैं कि यही एडजस्टेड है, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी तो इसी से करना पड़ेगा। लेकिन एडजस्टमेंट्स हैं तो ये मैक्सिमम वर्थ है, आपको इतनी वर्किंग करके जाना पड़ेगा। और ये वो प्रॉफिट है जिसका हमें इंतज़ार था, और इस प्रॉफिट को उठाकर हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट। कितना बेटा? 2,10,667। ये मुझे फ्यूचर की उम्मीद है, ये मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, ये मुझे लग रहा है कि मैं फ्यूचर में ये कमा लूँगा। बस समझ पा रहे हैं? अब इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, इट कैन बी 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स। वो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, प्रैक्टिकली वो टेबल पे बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि कितने साल का प्रॉफिट लेना है। तो मिस्टर बी को लग रहा है देख भाई मेरे बिजनेस की वर्थ ये है 2,10,000 रुपये आने वाले टाइम में मैं हर साल कमाने की वर्थ रखता हूँ, और मुझे 3 साल के मेरा प्रॉफिट दे दे, मैं तेरे को अपना रनिंग बिजनेस दे दूँगा। तो इंटू में 3 किया तो कितना आया बेटा? 6,30,000 समथिंग कुछ। 7 या 21, 2 3 6 18 19 20, 2 3 18 19 20 2 लो जी 6,32,000 के आसपास आपका आ जाएगा। बात सुन पा रहे हैं? ये आपकी गुडविल के पैसे निकल आए। और आपको क्या लगता है, क्या लगता है ये 6,32,000 रुपये क्या चीज़ है? ये 3 साल के प्रॉफिट्स हैं, आने वाले 3 साल के प्रॉफिट्स हैं। तो गुडविल ये है तो उसकी रेपुटेशन थी, रेपुटेशन के बेस पर जो बेचारे ने पास्ट एफर्ट्स लगाए थे मिस्टर बी ने, उसकी हमने वर्थ निकाल ली, उसकी वैल्यू निकाल ली कि फ्यूचर में कितना कमा पाएगा, और वही वो एडवांस में पैसा रखवा रहा है। मिस्टर बी कह रहा है 6,32,000 रुपये दे दो, बिजनेस ले लो। बात समझ पा रहे हैं? उम्मीद करता हूँ आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड समझ आया होगा। बेटा सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है। उसको निकालने के लिए ये आपको नोट कर लेना है। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट्स, जो आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे, ये हमेशा बिफोर टैक्स होंगे बेटा, बिफोर टैक्स। ठीक है, बिफोर टैक्स लेना है आपको, क्योंकि टैक्स लास्ट में जाके फ्यूचर वाला माइनस करना होता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें 4 चीज़ें आपको एडजस्ट करनी है। एडजस्ट करने के बाद उसका नाम रखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट, रिपेयर्ड प्रॉफिट। ठीक है, उसमें एक बाद यहाँ ट्रेंड चेक करिए, अगर ट्रेंड इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो वेटेड लगाना है, अदरवाइज सिंपल एवरेज। मेरे आज क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई ट्रेंड नहीं था तो मैंने सिंपल एवरेज लिया, डिवाइड बाई 3 करके ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आया। आम तौर पर आपके बुक वाले आपके स्कूल में या आपके क्वेश्चन में यहीं पर रोक देगा वो, आम तौर पर 99%। ये केसेस बड़ी क्लासेस में तो नॉर्मली आएंगे, बीकॉम की क्लासेस में, सीएस की क्लासेस में, सीए क्लासेस में ये एडजस्टमेंट्स आते ही आती हैं। +2 लेवल पर आमतौर पर वो यहीं रोक देगा, लेकिन आपको मैंने फिर भी समझाया ताकि कॉन्सेप्ट बच्चों को पूरा पता हो, आए ना आए वो दूसरा पार्ट है। तो ये आपको 2 चीज़ें एडजस्ट करनी है। फ्यूचर का कोई खर्चा है वो एडजस्ट कर देना, माइनस कर देंगे, फ्यूचर की कोई इनकम है वो ऐड कर देंगे, तो हमारे पास निकल आएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स हटाएंगे फ्यूचर का, तो वो हमारे पास फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा।
उसको यहाँ फिट करेंगे इंटू में नंबर फिर परचेज जो कि क्वेश्चन में दे रखा होगा, हमारी गुडविल निकल आएगी। बात समझ पा रहे हैं? यस सर। तो बेटा ये हमारा मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे और इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। और फिर नेक्स्ट मेथड है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड, जो कि अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।